सारा बच्चे पार्टी आ चुके हैं। ठीक है, चलो हमने अपने लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट सेशन में रिवीजन सेशन में कहाँ तक पढ़ लिया था? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। अभी देखेंगे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देना है। एज फार एज सीए इंटरमीडिएट का पेपर इज कंसर्न, हमारा यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी नंबर लाने के टूवर्ड्स है। कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, पर क्योंकि टाइम कम है तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है कि किस तरह से हम इसमें नंबर और लॉजिक लगा सके जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक, तो 2 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन क्या कहता है? नाउ वी विल डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड इनकम इन द 2 सेक्टर मॉडल इन इट्स फॉर्मल फॉर्म यूजिंग द ADN-AS अप्रोच। मैंने अपने पिछले वाले अभी जो हमारा सेशन हुआ था मैंने उसमें ये बोला था कि कीन्स के द्वारा 2 अप्रोच दिए गए, एक तो हुआ AD=AS अप्रोच और एक S=I अप्रोच। अब वो S=I अप्रोच एक्चुअली इज नथिंग बट द डेरिवेशन विच वी टेक आउट फ्रॉम AD&AS अप्रोच। ठीक है, AD क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक, डिमांड 2 चीज़ों की जाती है, एक होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स के नाम पे और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करेक्ट? तो क्या मैं AD को कुछ इस तरह लिख सकती हूँ C+I? लिख सकती हूँ भाई, जैसे मैं Y को C+S लिख सकती हूँ, Y को मैं C+S लिख सकती हूँ ना, वैसे ही मैं AD को C+I लिख सकती हूँ। C रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द इनकम। कैसे रिप्रेजेंट करता है? याद होगा शुरुआत में हमने कनेक्टिविटी पढ़ी थी कि कैसे पेमेंट इनकम के बराबर होता है, इनकम कैसे एक्सपेंडिचर बन जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से हम कुछ जो इनकम मतलब जो रिसीट होती है इन दी हैंड्स ऑफ दी फर्म्स, फिर वही आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ये रिलेटिविटी हमने पढ़ी थी। तो एग्रीगेट सप्लाई को अगर मुझे लिखना है विच मीन्स Y, तो Y को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? C+S। तो चलो अब AD और AS को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। AD को हमने बना दिया C+I, AS को हमने बना दिया C+S। कंजम्पशन दोनों साइड से रूल आउट हो गया भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए किए जाना वाला खर्चा और कंजम्पशन जो है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा? S=I। ये बचा कि नहीं बचा? ठीक, हाँ, क्या डाउट है किसी को? पूछो। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल मैथ्स डाल दिया उसमें और कुछ नहीं, सिंपल इतना सा काम किया। ठीक है, अब एक बार इसको ग्राफ में रख के देखते हैं, तुम लोग आंसर करोगे। ये क्या है बताओ तो जरा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, गुड। ये क्या होगा? ये लाइन क्या होगी? ये भी ऑटोनॉमस नहीं, कंजम्पशन। ये है मैं बता रही हूँ A+BY। नहीं, तो फिर ये क्या है बेबी डॉल? अच्छा, वो पूरा, हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर वाला मैं है। बोल रही हूं ये क्या है, जहां से ये लाइन ऊपर आ रही है, ये क्या है? जब शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कुछ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा ना। कांस्टेंट। हाँ, तो जब मैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन ले रही हूं तो एक अजम्पशन मुझे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं लेना पड़ेगा। अरे कुछ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैदान में उतरेगा ना, मैदान जंग में। समझ में आया? तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो हुआ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उससे ऊपर निकलता हुआ आयुषी देखो, उससे ऊपर निकलता हुआ ये क्या निकला? एज एंड व्हेन माय इनकम इंक्रीजेस माय कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद एक लेवल है जहां से हम इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर रखते हैं। दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आफ्टर दिस पॉइंट, एज एंड व्हेन माय इनकम इंक्रीजेस my investment expenditure also increases. But this is due to the fact that my investment expenditure is increasing is due to the fact that my
income is increasing and thereby resulting in an increase in savings. अरे भाई, मैंने अभी क्या कहा? C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस S. तो कंजम्पशन तो रूल आउट हो गया भाई. अब बचा क्या? जितनी जितनी मेरी सेविंग्स हैं, ये जो निकल के आ रही है, ये क्या है बताओ ट्रायंगल आयुषी? ये क्या है? दिस इज disinvestment. दिस सेविंग्स. दिस इज दिस सेविंग्स. पूरे होशो हवास में बैठो. मुझे पता है रात का 10:40 हो रहा है, रात के 10:40 हो रहे हैं, और हम घर के सेटअप से पढ़ रहे हैं. फिर भी अगर हम इतना कोशिश करके इफ वी आर रिवाइजिंग, तो ये भेजे में से टपली मारो जोर से और जागो. जागो ग्राहक जागो. ठीक है, ये क्या है? ये वाली लेवल क्या कहलाता है? डिस सेविंग्स. इसके बियॉन्ड ये एक पॉइंट बताया था मैंने, बीईपी से जुड़ता हुआ एक पॉइंट. यहां पे आके मेरी सेविंग्स हो जाती है 0, और ये मेरा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट. पढ़ा था? ठीक है. ये क्या कहलाता है भाई? ये मेरा ये लेवल है जहां के बाद मेरी सेविंग्स जैसे जैसे बढ़ती हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट्स में भी बदलाव आता है, क्योंकि अब जो वाई है उससे मेरा सी तो क्या हो गया? पूरी तरह से निकल गया. अब बची हुई मेरी सरप्लस इनकम को मैं किस में कन्वर्ट कर देती हूँ? सेविंग्स. जिसको अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ. इससे ही जुड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, जो हम आगे पढ़ेंगे तब तुम्हारे ये डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे. अभी के लिए बस इतना समझना है कि सी दोनों एंड से क्या हो गया? रूल आउट हो गया है. ठीक है. मुझे निरंतर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कराने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर मी टू डू मोर ऑफ कंजम्पशन. जिसका मतलब है कि जब मैं ज्यादा कंजम्पशन करूंगी तब ज्यादा क्या लगेगा भाई? ज्यादा कंजम्पशन में किस चीज का करूंगी? गुड्स एंड सर्विसेज का करूंगी ना. तो उसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना फर्म्स को. फर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथों में क्या जाएगा? फैक्टर इनकम जाएगा. करेक्ट. अब ये गोला समझ रहे हो पूरा? ये साइकिल बना. अभी और आगे क्लियर होगा कि हाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स इन दिस सिनेरियो. ठीक है. एक बार नीचे का नोट पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू कीन्स, aggregate demand will not always be equal to aggregate supply. Aggregate demand depends on households' plan to consume and to save. Aggregate supply depends on the producer's plan to produce goods and services. मैंने ex ante, ex post ये 2 चीज़ों का होमवर्क दिया था. अगर अभी तक नहीं किया होगा तो कर लेना. इसके बीच के ब्रेक के सेशन में मैं रिसर्च करने का मौका दूंगी, उसके बाद आपको उसको सर्च करना पड़ेगा. ठीक है. और फिर रिसर्च करके मेरे पास वापस आना पड़ेगा. द हाउसहोल्ड प्लान मस्ट कोइंसाइड. क्या है ये मस्ट? व्हाट इज दिस मस्ट कोइंसाइड? हर्षिला. टू सेक्टर मॉडल में तो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है इतना पूरा का पूरा कंज्यूम करना ही पड़ेगा. हाउ ये पॉइंट क्यों आया मस्ट कोइंसाइड वाला? मतलब ये मैच करना ही पड़ेगा. ये हमें इस मस्ट वर्ड से पता चलता है. तभी तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन प्लान्स शुड एग्जैक्टली मैच विद द कंजम्पशन प्लान्स. ये एकदम मैच करना चाहिए. अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो मतलब देयर इज डिसइक्विलिब्रियम. लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं. अभी ये सिर्फ बेस बन रहा है. ठीक है. एट इक्विलिब्रियम लेवल द एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स द रियलाइज्ड वैल्यू. तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो रियलाइज्ड वैल्यू से क्या हो गई है? एग्जैक्टली मैच कर गई है. मतलब अब तुम सोचो कि ये एकदम परफेक्ट इक्विलिब्रियम में चल रहा है सब कुछ. तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. मतलब 2 सेक्टर मॉडल के अंदर नहीं होता. बाकी तो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, बल्कि मज़ा उन्हीं को पढ़ने में आता है जब हम रियलिटी में ये देखते हैं कि कितने का कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज़ ले रही है, क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. मज़ा तो यही पढ़ने में आता है. ठीक है. वो जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूर डिस्कशन करते हैं कि यार मैंने ये गुपचुप खाया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली. पर इट नेवर हैपन्स इन रियलिटी. घर में से थोड़ा ना होता है कि मम्मी अब मुझे
2 यूटिलिटी मिल रही है, आई एम गेटिंग 2 यूटिलिटी। अगली चपाती में आई विल बी गेटिंग यूटिलिटी ऑफ 0, अब मुझे रोटी मत देना। हम ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं, हम कहते हैं बस हमारा पेट भर गया। करेक्ट। ये रियलिटी में दिखता है। पॉलिसी बन गई, फिर उज्ज्वला योजना बन गई, कहीं लैबोरेटरीज बन गई, कहीं कौशल केंद्र बन गए, कहीं स्टार्टअप फंडिंग दी जा रही है। ये सब रियलिटी में होता है। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस हैपन्स इन रियलिटी। ठीक है, तो ये सब होता है। बस 2 सेक्टर मॉडल इज अ हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो। हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन नहीं है। हाइपोथेसिस है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। सपने में नहीं सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा सोचते तो कैसा होता। हाँ, दिस इज हाइपोथेटिकल। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस मतलब होता है जहाँ कारण और उससे होने वाले किसी रिजल्ट के बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके। व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू एस्टैब्लिश अ लिंक और नेक्सस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होना मतलब, भाई शेख चिल्ली की कहानी नहीं सुनी थी ना अपन ने, एक मुर्गी लाया फिर वो मल्टीप्लाई होकर 2 मुर्गी हो गई, फिर वो मल्टीप्लाई 3 मुर्गी हो गई, वही है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मैं इसे ओरली बता देती हूँ क्योंकि रिविजन है, फटाफट करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स दैट द रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑफ चेंज्ड इन्वेस्टमेंट, the impact of changed investment is more, it has a more than proportionate effect on the income. मतलब अगर इन्वेस्टमेंट को 100, वेरी गुड बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट को 100 से बढ़ाया तो इनकम मोर देन प्रोपोर्शनेटली बदलेगी या मोर देन प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी। कैसे? यहां अगर 100 का इम्पैक्ट है, 100 का बदलाव है, तो इनकम में 100 से ज्यादा का बदलाव आएगा। मैम इसके लिए कोई फिक्स्ड परसेंटेज है क्या, कोई क्राइटेरिया है कि 200 से ही बढ़ेगी या 2% या 3% से ही बढ़ेगी? नहीं। अब ये तो इन्वेस्टमेंट पे करके छोड़ दिया जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 100 से और इनकम बढ़ी है 400 से ड्यू टू चेंज इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट कितने का है? कितने का है? जवाब दो। मैं कह रही हूं अगर इन्वेस्टमेंट, देखो यहां पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 crores द नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 300 crores, द मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट? 3। अभी मेरे एग्जांपल में मैंने क्या कहा, अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बदला है और रिजल्टेंट इनकम 400 से बदली है, 400 से बदली है, तो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट कितना? 4। 4। समझ में आया? तुम्हें एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया तुम्हें दे दिया इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई दे दिया, तुम्हें रिजल्टेंट इम्पैक्ट दे दिया, अब तुम्हें पूछा जा रहा है डेल्टा वाई कितना है। मतलब तुम्हें क्या क्या, रुक जाओ थोड़ा, पहले यहाँ कचरा मिटाने दो। मैंने बोला कि तुम्हें, ये पहली बात तो फॉर्मूला सुन लो। हमने कंजम्पशन एमपीसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आयुषी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। वाह, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे क्या, कैसे रिश्ता बैठाओगे? चेंज किस में आ रहा है? इनकम में, तो लिख देंगे डेल्टा वाई। चेंज किसके कारण आ रहा है? इन्वेस्टमेंट के कारण, तो लिख देंगे डेल्टा आई। इसका जो रिजल्ट निकला, मतलब इस मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को डिनोट किया जाता है के से। किससे डिनोट किया जाता है? के से। तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो तुम्हें ऐसा दे दिया जाएगा, मान लो कि के की वैल्यू दे दी, डेल्टा आई की वैल्यू दे दी, अब तुम्हें फाइंड आउट करना है डेल्टा वाई। बहुत आसान है, कितना भी कठिन क्वेश्चन दे दो, कितना ही कठिन क्वेश्चन बन जाएगा इससे। भाई एक्स की वैल्यू एक्स लो, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाले क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये समझ में आया कि यहाँ पे चेंज डेल्टा इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनो, तुम्हें वहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है। क्या दिया है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। तुम्हें वो कहता है फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया 100 रुपए का, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी है 450 रुपए की, तो कौन सी वैल्यू लोगे फॉर्मूले में डालने के लिए?
फाइनल माइनस इनिशियल करके मतलब पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, डेल्टा निकालोगे पहले। वेरी गुड, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। हमको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है, वो तो ऑटोनॉमस है, वो तो लाना ही पड़ेगा। उस पॉइंट के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या बदलाव आने के कारण आपके इनकम में क्या बदलाव आया, दिस इज समथिंग विच इज नोटेड हियर, विच इज कैलकुलेटेड हियर। समझ रहे हो? वेरी गुड। यही बस ट्रिक्स ध्यान रखनी है। हमें डेल्टा वैल्यू से मतलब है। यहाँ क्या दिया है? डेल्टा दिया है। हमें डेल्टा से मतलब है, हमें फाइनल और इनिशियल से मतलब नहीं है। समझ में आया? बस हो गई जीत, हमने जीत हासिल कर ली। अब एक बार ग्राफ भी समझ लेते हैं। हमें ग्राफ देख के भी क्वेश्चन है, हम्म मुझे क्वेश्चन है इसमें। हाँ हाँ हाँ, पूछ पूछ। शायद स्टूपिड है क्योंकि ये मैं स्ट्रगल कर रही हूँ माइक्रो और मैक्रो के इसमें डिफरेंशिएट करने में। हाँ पर यहाँ लिखा है कि मतलब कोई भी इंक्रीज इन पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा एग्रीगेटेड का। हम्म तो मतलब जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है, हम्म तो वो तो मतलब वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ी ना होगा ना नहीं नहीं, तू इनकम पे। इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट पर्सनल, एक पर्सन के इन्वेस्टमेंट को तू कैसे गेज कर रही है? मतलब कौन से वाले इन्वेस्टमेंट को ले रही है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। नहीं और बता। नहीं, तू डेट इक्विटी नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि तू जब यहाँ पे ये सोच रही है कि ये कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है, तो ये कौन है? ये पर्सन कैसे कॉल, हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है? कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जिसने पैसे कमाए उसमें से कुछ नहीं पैसे नहीं नहीं बचे उसने। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं चल रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्रीगेट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। जहां पे तूने कहाँ पढ़ी है लाइन, मैं तेरे को समझाती हूँ, बता। हाँ फर्स्ट और हाँ, सेकंड लाइन। देख वो क्या कहता है। पब्लिक, जब हम यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखे, तेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राइवेट और पब्लिक में, यहाँ पे प्राइवेट और पर्सनल में फर्क है। मैं अगर कहती कि मैं अपने पर्सनल इनकम में से कोई पैसा क्या कर रही हूं, इन्वेस्ट कर रही हूं, तो वो पर्सन का इन्वेस्टमेंट है। हेंस कॉल्ड एज पर्सनल इनकम, पर्सन का इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट मतलब सेक्टर, कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच का क्या क्या, उनके बीच के कोऑर्डिनेशन में कितना किसने इन्वेस्टमेंट किया। पर्सनल, ये तेरे क्वेश्चन अच्छा पूछा। हम जब पर्सनल, जब तू अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इफ यू आर इन्वेस्टिंग, देन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्सनल कैपेसिटी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऐसा है वो। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक। ठीक है, ये अब अजम्पशन है। अच्छा, तुम अब ये भी पूछ सकते हो कि लॉस हो गया तो? अरे बिल्कुल हो सकता है। डिस्क्लेमर तो हम जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं, एक जमानों से। जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, वो तो हमेशा रहेगा। मतलब रिस्क तो साथ में एसोसिएटेड फैक्टर है ही। बट द कॉन्सेप्ट गोज लाइक दिस, कि अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव लाया है, तो उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट ऑन द इनकम एज कंपेयर टू द इनिशियल, एंड कीपिंग इन माइंड द चेंज इन्वेस्टमेंट। मैंने 100 रुपए से चालू किया, फिर मेरे इन्वेस्टमेंट में 300 रुपए का बदलाव आया, पर अगर मेरी रिजल्टेंट इनकम में 600 का बदलाव आता है, तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा, मेरी इन्वेस्टमेंट में बदलाव के कारण मेरी इनकम में इतना बड़ा लीप या जंप आया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में, अच्छा उसके पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि मैं तुमको बता रही थी कि तुम्हें ग्राफ पढ़ना भी आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू रीड और इंटरप्रेट दी ग्राफ। वो कर्व्स, वो लाइन्स ऐसी क्यों बनी है। ठीक है, जहां जहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहां तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहला, मुझे ये देख के बताओ। ऑन द एक्स एक्सिस वी कैन सी नेशनल इनकम, ऑन द वाई एक्सिस वी कैन सी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता करके बताओ एक बात, तुम्हें इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है? कैसे पता करोगे कि एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दर्शा रहा है और एक
नेशनल इनकम दर्शा रहा है? कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या चीज तुम्हें एक फर्क बता रही है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे काम करता है? कैसे प्रूव हो रहा है ये ग्राफ के थ्रू? 10 सेकंड का टाइमर, 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं है। अगर ग्राफ के थ्रू प्रूव करना होता तो कैसे प्रूव करते? समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मुझे ये बताओ, मैं फिर से क्वेश्चन को फ्रेम कर रही हूं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चल रहा है कि इनकम में इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट। जो Y1 है, आई और आई Y1 हाँ बोलो। बोल चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो मतलब प्रपोर्शन है वो कम ये जो है बीच एज का कंपेयर टू इनकम। उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो प्रपोर्शन तो इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में है, उन दोनों लाइंस के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। तो इनके बीच का, या गैप भी कह सकते हो, इसके बीच का जो गैप है वो कम है इन रिलेशन टू दिस गैप। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतने से इतना ही खसका, यहां से यही खसका बस, पर ये जो स्लोप है वो देखो कितना बड़ा हो गया इस वाले सिनेरियो में। इससे हमें ये समझ में आता है, सिर्फ लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस और गेज दिस कि अच्छा, द रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन द इनकम इज मोर देन प्रोपोर्शनेट एज कंपेयर टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऐसे पता करते हैं हम, ठीक है। बाकी तो देयर इज टेक्निकल रिलेशनशिप एज वेल, पर उतना अभी टाइम नहीं है सीए इंटर को देखते हुए, अभी हम इतने पे इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब एक चीज देखना, एमपीसी रीड करना आयुषी। फर्दर, the MPC is the determinant of the value of the multiplier, and there exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. The higher the MPC, more will be the value of the multiplier, and vice versa. Correct. On the contrary, higher the MPS, lower will be the value of multiplier, and vice versa. अच्छा, अब एक चीज The देखना, maximum value. अब एक चीज देखना, हमने अपने पिछले लेक्चर में ये चीज देखी थी कि एमपीएस को लिखने का तरीका 1 माइनस एमपीसी हो सकता था। हमको ये भी पता है, सिंपल सी बात सोचो, लोग अगर इकोनॉमी में खर्चा करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? लोग अगर खर्चा करना बंद कर दें, कंजम्पशन होना बंद हो जाए, खर्चा मीन्स व्हाट? अच्छा, अब कुछ चीजें समझना। अगर मैं कह रही हूँ कि खर्चा करना बंद कर दिया, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या है? कि हमने हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना बंद हो गया, जिसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग यह है कि प्रोड्यूसर बनाएगा किसके लिए? अगर एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी तो बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया। अगर सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो चीजों की वैल्यू गिर जाएगी। प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा और किसके लिए बनाएगा? ये सोचो। तो ये जो पूरा हमारा फ्लो है वो तो बीच में स्टॉप हो गया। समझ में आया? तो वो कहता है, अच्छा अब देखो, इसमें आगे एक कॉन्सेप्ट आने वाला है कि देयर आर 5 मेजर लीकेजेस। लीकेज मतलब क्या होता है? जैसे कभी पाइपलाइन में पानी जा रहा होता है, ठीक है, अगर बीच से कहीं उसमें से पानी रिसने लगता है तो जो फाइनल पानी हमें रिसीव हो रहा है वो उस मात्रा में नहीं होता है, उस क्वांटिटी में नहीं होता है। वैसे यहाँ पे भी होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अपने फुल फ्लो में अगर काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अपने फुल फ्लो में काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि देयर आर सर्टेन लीकेजेस, जिसके कारण वो पैसा इकोनॉमी से क्या होता जा रहा है? बाहर ड्राइव आउट होता जा रहा है। तो वो कारण क्या क्या है, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो समझ लोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने आप समझ जाएगा। तो सबसे पहला लीकेज होता है पेइंग ऑफ डेट्स। पहले ही सेशन में, मतलब इसके पिछले सेशन में मैंने ये डिस्कशन किया था, अगर हमने किसी से उधारी ली है
बोरोइंग करी है, डेट लिया है, तो क्या मैं उस इनकम को पे ऑफ, मैं उस इनकम को यूज कर सकती हूँ? तो क्या मेरी पीडी के इक्वल होगी? क्या मेरी पर्सनल इनकम मेरी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के इक्वल होगी? क्या नहीं होगी भाई, क्योंकि मुझे डेट रीपे करने हैं। तो द फर्स्ट लीकेज इन द मल्टीप्लायर प्रोसेस occurs in the form of payment of debts by the people, especially by businessmen. In the real world, all income received by the people as a result of some increase in investment is not consumed. Rather, a part of the increment in income is used for paying back the debts which the people have taken from money lenders. Highlight करो, जैसा मैंने किया है, देखो उसको, banks और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तुम ये सब छोड़ो, तुम अपने घर का एग्जाम्पल लेके देखो। कभी ना कभी किसी ना किसी घर में किसी से पैसा बोरो किया गया होगा, चाहे बैंक से, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे रिलेटिव से, और इन व्हाट्सोएवर मैनर। करेक्ट? तो जब कभी पैसे आते हैं, या पैसे कमाने के पीछे का एक फैक्टर यही होता है कि यार हम जल्दी से सामने वाले का डेट रीपे करें, एंड वी विल बी इन अ पोजीशन टू हैव अ बेटर लाइफ फॉर आवरसेल्व्स। यही सोचता है ना कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है अपने दिमाग में। द इनकम्स यूज्ड फॉर पेइंग बैक द डेट्स डू नॉट गेट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। वो इनकम पार्ट, इनकम का वो हिस्सा या वो पार्ट जो हमने डेट्स लौटाने में यूज कर दिया, रेदर देन स्पेंडिंग इट ऑन दी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो के फ्लो से क्या हो गया? बाहर बह गया। अभी हमने सर्कुलर फ्लो में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो, कि सर्कुलर फ्लो में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में हाउस होल्ड के द्वारा चीजें खरीदा जाना इज अ वेरी इंपरेटिव प्रोसेस। अगर वो खरीदेंगे नहीं तो प्रोड्यूसर बनाएगा किसके लिए? वो तो स्टॉक रह जाएगा ना गोडाउन्स में। डालते हैं ना अपन अकाउंट्स में एंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग की। समझ में आ रहा है? तो इसके कारण दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर। तो पहला लीकेज क्या है हमारा? पेइंग ऑफ द डेट्स, चाहे बैंक्स हो, मनी लेंडर्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। मैम, आर वी ओनली कंसिडरिंग द regulated market? No. Even if it is part of unregulated market from any source, if we have taken any money, then obviously it is pretty obvious that you are not going to consume the income which you have earned. समझ में आया? नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑफ आइडल कैश बैलेंसेस। अब देखो, ये पता है कब होता था? पहले के ज़माने में ना, मतलब हमारे भी दादा दादी लोग, नाना नानी लोगों की ना ये एक आदत थी, पता नहीं वो लोग इसे इन्वेस्ट उतनी, देखो हमारा इन्वेस्टमेंट जो ये सिक्योरिटीज मार्केट आज जो हम देखते हैं वो बहुत डेवलप्ड हो चुका है। मतलब हमें बहुत गर्व होना चाहिए इस एक फैक्ट पे। उस ज़माने में इतने सिस्टमेटाइज प्रोसेसेस भी नहीं थे। ये आज की तारीख में हमने यूपीआई सब चालू कर दिया है, पहले था क्या? नहीं था। तो उस ज़माने में उनकी आदत क्या होती थी? दे यूज टू कीप देयर मनी इन दी वॉल्ट्स। वॉल्ट्स मतलब वो बैंक वाला, या तो वो अभी तुमने देखा होगा एक न्यूज़ आई थी कि 18 लाख रुपए वो लड़की की शादी के लिए रखे थे, पूरे दिमाग खा गए पकड़ के उसको। सोचो कितना बड़ा वेस्टेज ऑफ मनी है। वैसे ही अपने संदूकों में पैसा रखते थे, चोर आता था, सेंध लगाता था, चोरी करके चला जाता था। ये पहले के ज़माने में हुआ है। हम सबके भी घरों में पास्ट में कभी ना कभी तुम अपने पूर्वजों से पूछोगे तो ज़रूर, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से तो ज़रूर बताएंगे ये बात। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आइडल कैश बैलेंस इस घातक हमारे भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में जब कभी हम अपने सीएस से बात करते हैं तो हमें यही चीज़ सजेस्ट करते हैं, इतने ज़्यादा आइडल कैश बैलेंसेस क्यों होने चाहिए? होने ही क्यों चाहिए? ये गलत है, राइट? आप खुद भी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये भली भांति पता है, आपको भी आपके टीचर्स के द्वारा यही चीज़ बताई जाती होगी क्यों रखना है आइडल कैश बैलेंस। ईदर इन्वेस्ट इट, या तो भाई प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट्स कर लो अगर आप एक कंसर्न हो। कॉन्सेप्ट होता है ना, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, या आप उसे कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन में पार्क कर दो। ठीक है? तो if the people hold a part of their increment in income as idle cash balances and do not use them for consumption, they only constitute leakage in the multiplier process. As we have seen, people keep a part of their income for satisfying their precautionary and speculative motives. अब ना, in the later part of this particular subject, आपको एक concept आएगा, the motive with which a person earns money and keeps it.
जिसमें हम ट्रांजैक्शन मोटिव पढ़ेंगे, हम प्रिकॉशनरी मोटिव्स पढ़ेंगे, स्पेक्युलेटिव, कंटिजेंसी मोटिव्स होते हैं। कंटिजेंसी मोटिव्स मतलब भाई फ्यूचर में जाके कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हारी बीमारी हो गई, उसके लिए यू आर कीपिंग सम मनी इन द आइडल रिजर्व। आप ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, डे टू डे खर्चे करने के लिए, कार खरीदने के लिए, बंगला खरीदने के लिए, यू जस्ट यूज मनी एंड कीप इट। स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब जिसका आउटकम हमें नहीं पता है। स्पेक्युलेशन इज जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता है। जैसे भाई ड्रीम 11 में टीम बना के जब लोग पैसा डालते हैं तो क्या उनको पता होता है क्या कि उनकी टीम जीतेगी? नहीं, दे डोंट नो इट। उनको पता थोड़ी ना होता है। भाई लग गया, आपकी बाजी लग गई तो भाई खुशी की बात है, नहीं लगी तो पैसे वेस्ट होते ही जाते हैं। ठीक है। मनी kept for such purposes is not consumed and therefore does not appear in the successive round of consumption expenditure. Please highlight it. क्या हो गया? ये जो सक्सेसिव वर्ड है यहां पे खेल है पूरा। एक लाइन उसने एक वर्ड जोड़ा है, एक वर्ड। क्योंकि आपने यहां पैसा रख दिया तो अब वो सक्सेसिव राउंड ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बन रहा। मतलब प्रोड्यूसर के पास कोई मोटिव नहीं है कि वो आपके दर पे लाके गुड्स रख दे। क्यों रखेगा? आप उसको बोल दोगे भैया भैया मैं तो प्रिकॉशनरी मोटिव में, मुझे आगे जाके कोविड हो गया तो। कोविड के दौरान क्या हुआ? चलो सब छोड़ दो, कोविड का एग्जाम्पल लो। क्या हुआ कोविड के दौरान? इकोनॉमी को इतना ज्यादा बैक स्टेप क्यों लेना पड़ा? किसके लिए प्रोडक्शन करें? जो प्रोडक्शन किया वो तो आइडल पड़ा रह गया। और जो प्रोडक्शन करने का मोटिव था, या तुम ये सोचो, एक प्रोड्यूसर की निगाह से सोचो, उसे क्या इंसेंटिव मिलेगा गुड्स बना के? जबकि उसको पता है लोग बाइक चलाने नहीं वाले हैं क्योंकि डंडा मार रही है पुलिस घर से बाहर निकलने में। तो किसके लिए गुड्स बनाएगी? लोगों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो गए थे यार। फॉरएवर 21 बंद हो गया कोविड के दौरान। सबसे पहला झटका तो वही लगा। लोग घर में चड्डे पहन के बैठे, मीटिंग अटेंड कर रहे, नीचे चड्डा पहन के बैठे हैं। अरे तुम बाकी सब छोड़ो, अभी भी हम रात को 11 बजे अभी घर में कोई सूट बूट में तो नहीं बैठे हैं, सब टी शर्ट और वो पहन के बैठे हैं, शॉर्ट्स या पजामास पहन के बैठे हैं। हम तीनों कैसे हालत में, तुम बाकी सब तो छोड़ दो। जब हमें कोई मोटिव नहीं है, हमको पता है अभी हमें कोई देखने आने नहीं वाला है, हमें बाहर कहीं जाना नहीं है। सी द वे वी आर जस्ट हैविंग दिस क्लास, हैविंग दिस रिविजन सेशन। समझ रहे हो? ये होता है। सोचो जब इतने छोटा एक हम तीनों पे इस तरह से ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो जब ये कंट्री एट लार्ज, इकोनॉमी एट लार्ज, वर्ल्ड एट लार्ज पे एप्लीकेबल होता होगा तो सोचो कितना बड़ा सेटबैक एक प्रोड्यूसर को लगता होगा। वो क्यों प्रोड्यूस करेगा? सारा इंसेंटिव जो अंदर से उसको मोटिवेशन मिलता है दैट इज गॉन, एंड हेंस जहां सक्सेसिव राउंड ऑफ कंजम्पशन में नहीं आया, खत्म। कंजम्पशन ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लगना बंद। थर्ड, इंपोर्ट्स में क्या होता है? सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं पर देशी ना होके विदेशी है, डोमेस्टिक ना होके इंटरनेशनल बाउंड्रीज से आ रहा है। मैम सामान तो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं पर वो सामान आया कहाँ से? बाहर से। तो पैसा भी किसको गया? बाहर चला गया। तो सक्सेसिव राउंड ऑफ कंजम्पशन में वो पैसा कौन इस्तेमाल करेगा? वो इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं। समझ में आया? इंपोर्ट अगेन इज अ लीकेज। अच्छा चलो अब मुझे बताओ एक्सपोर्ट कैसे बिहेव करते होंगे? जैसे इंपोर्ट डेटरेंट है वैसी एक्सपोर्ट्स सपोर्टिव है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भाई बाहर के लोग हमारा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास वो फॉरेन रिजर्व क्या हो रहा है? आ रहा है। समझ में आया? The proportion of increment in income spent on the import of the consumer goods will generate income in other countries. Highlight करेंगे इस point को, and will not help in raising income and output in the domestic economy. Therefore, import constitutes another important leakage in the multiplier process. Next is taxation. यहाँ तक clear है? समझ में आ रहा है? थोड़ा फटाफट चल रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर समझ में आया? ठीक है। टैक्सेशन। अब जैसे अभी हमने पेइंग ऑफ डेट वाला पॉइंट पढ़ा था, टैक्सेशन में क्या होगा? आप लोग समझाएं, मुझे नहीं पता ये पॉइंट, खुद ही समझाओ। हर्षिला। हमारी पर्सनल इनकम पूरी की पूरी विल नॉट बी इक्वल टू आवर डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि हमको टैक्स में पैसे देने पड़ेंगे। करेक्ट। जैसे ही पैसे हमारे पास आएंगे, पहला टैक्स को जा रहा है, तो दैट पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गोइंग फॉर टैक्सेशन
is now not a part of my disposable Perfect. income, तो इसलिए लीकेज। Hence, this is the reason that why there is a difference between disposable income and personal income. Perfect. अब मैं तुम्हें इसका एक कॉन्सेप्ट, एडिशनल कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपको इस पैराग्राफ में हाउएवर के बाद आ रहा है। ठीक है। Taxation is another important leakage in the multiplier process. The increments in income which the people receive as a result of increase in investment are also in part used for payment of taxes. Therefore, the money used for payment of taxes does not appear in the successive round of consumption expenditure and therefore multiplier is reduced. However, आयुषी पढ़ें, उसके बाद का पॉइंट पढ़ो। However, if the money raised through taxation is spent by the government, the leakage through taxation will be offset by the increase in government expenditure. क्या बात है, But क्या बोला उसने कि अगर वही सेम खर्चा जो मैं करने वाली थी मेरे बिहाफ में अगर गवर्नमेंट कर देती तो अब ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं भाई, मेरे बदले का एक्सपेंडिचर सामने वाले ने कर दिया तो एक्सपेंडिचर सेट ऑफ हो गया ना। जो मैं करती मेरे बिहाफ में किसी और ने कर दिया। मुद्दे की बात यह है खर्चा हुआ तो सही, मुद्दे की बात यह है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ कि नहीं, मुद्दे की बात यह है कि प्रोड्यूसर को मोटिवेशन मिला कि नहीं टू प्रोड्यूस मोर एंड हेंस सक्सेसिव राउंड ऑफ कंजम्पशन में ये वाला एक्सपेंडिचर पार्ट बना कि नहीं। समझ में आया? क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। किस जमाने में ये महान लोग सोच के चले गए, लिख के चले गए, बिना गूगल के बिना कुछ के खुद से ये लिखना। दिस इज सच अ ग्रेट जॉब जो करके चले गए महान लोग ऊपर। हम तो सिर्फ वो हैं जो पढ़ के पढ़ा दे रहे हैं। इनके बारे में सोचो जिनने ये लिखा। एवरी टाइम आई टीच दिस टॉपिक, मैं हर बार थैंक यू बोलती हूँ उन लोगों को जिनने ये लिख के गए, जिनने हमारे दिमाग को इंजेक्शन डाला कि सोचो, माइंड को बॉगल करो। और क्या बात है। हाँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल मनी रेज थ्रू टैक्सेशन इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट एज इट हैपन्स व्हेन गवर्नमेंट टेक्स अ सरप्लस बजट। अब भाई ये भी तो जरूरी, ये भी तो एक कॉइन का दूसरा पहलू हो गया ना। जरूरी है क्या कि हर बार जितना टैक्सेशन से मनी रेज किया वो आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है? चलो एक बात सोचते हैं भाई, ये कई बार लोगों के मन में आता है, पढ़ रहे बच्चों के मन में। खैर आप लोग तो बहुत मैच्योर्ड हो। 11th-12th में जब हम ये कॉन्सेप्ट्स को कई बार बच्चों से बात करते हैं तो वो ऐसा कहते हैं, मैम हम तो टैक्स पटा रहे हैं, हमारी रोड क्यों नहीं बनी? भाई क्या आप टैक्स पटाने के बाद क्लेम कर सकते हो सरकार के मुंह पे जाके, मेरी तो रोड बना के रहोगे, पहले ही बनाओगे, मैंने टैक्स पटा दिया ना, मेरी रोड पहले बनाओ? भैया ये जरूरी नहीं है, इस पे क्लेम नहीं कर सकते। एक वर्ड है छोटा सा CLAIM, 5 लेटर से मिलके बना छोटा नन्ना मुन्ना सा वर्ड, छोटा चेतन, क्लेम, खत्म। समझ में आया? आप टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे पे क्लेम नहीं बैठा सकते गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट डिसाइड करती है बजट को मद्देनजर रखते हुए। अब जब तुम अगली बार बजट को जब प्रस्तुत किया जाएगा, पढ़ा जाएगा और जब बजट सुनोगे अगले साल का, तो तुम्हारे दिमाग में खिड़की खुलेगी। अच्छा यार, नेशनल इनकम पढ़ते टाइम पे हमने ये कॉन्सेप्ट सुना था, तो अब तुम्हारा बजट समझने का नजरिया अलग हो जाएगा धीरे धीरे व्हेन वी विल प्रोसीड विद दिस चैप्टर। नो डाउट इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्सेशन। रीड करो, कोई एक जना रीड करो, ये पॉइंट तुम लोग रीड करो, मैं चाहती हूं पढ़ो। नो डाउट if the government expenditure increases by an amount equal to the taxation, it would not have any adverse effect on the increase in income and investment, and in this way there would be no leakage in the multiplier process. भाई अब अगर इनकम से जो भी हमने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो बराबर टैक्सेशन के अमाउंट के इक्विवेलेंट है, तो कोई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस में कोई लीकेज नहीं हो रहा है। पर अगर है तब क्वेश्चन मार्क। अब इसके मल्टीपल आयाम हो सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है। किसी दिन फुर्सत में हम ऐसी रात को बैठेंगे और इस पे और डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से विल जस्ट डू दिस मच ओनली। इंक्रीज इन प्राइजेस, प्राइस इन्फ्लेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अनदर, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बैंगल
50 रुपए का। मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे 2 बैंगल्स खरीदने हैं। मैं कितने बैंगल खरीद सकती हूँ? बैंगल चूड़ी कितने बैंगल खरीदूंगी? 2। अब मेरे साथ साथ 2 नजरिए देखना। ये मैंने एक बहुत, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें ये लाइन पढ़ी है। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में अब तक नाम आ चुका है, पर उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था जो मुझे बहुत पहले ही मैंने पढ़ा था और उसके बाद से इधर जम बस गया है। अब अगर मान लो बैंगल का प्राइस हो जाता है 60, तुम कितने बैंगल खरीद पाओगे? 1। एक। बैंगल का प्राइस हो जाता है 30, अब कितने खरीद पाओगे? 3। 3। और 10 रुपए बचा भी ले जाओगे। हमारी जरूरत बैंगल खरीदने की 2 थी, 2 ही बैंगल खरीदने थे, हम 2 खरीदेंगे, बाकी पैसा अपने जेब में रख लेंगे। देखो हुआ क्या, इसी सिचुएशन को देखने के मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं। पहला एंगल क्या है? प्राइस राइज हो गया या प्राइस डिक्रीज हो गया, करेक्ट? मतलब या तो इन्फ्लेशन हो गया या तो डिफ्लेशन हो गया। दूसरा एंगल, क्योंकि प्राइस राइज हो गया या प्राइस डिक्रीज हो गया, उसके कारण जो मेरी मॉनेटरी मनी वैल्यू है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो भी घट या बढ़ गई। तो जब जनरल प्राइस राइज हुआ, मतलब जब कीमत बढ़ी, तो मेरी परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गई। 100 रुपए तो वही था, मान लो ये है 100 रुपए, ये लो 100 रुपए, ये तो यही है। इसकी वैल्यू किसी और चीज पे क्या है? डिपेंडेंट है भाई। ये सोचो, वही वो कह रहा है कि अगर प्राइजेस इंक्रीज हो जाती हैं तो मेरे पास भैया लिमिटेड अमाउंट तो है ना। मेरे को स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत बचपन में पढ़ लिया ना भाई। मेरे पास अगर रिसोर्सेज हैं 10,000 रुपए, तो मुझे उतने में ही अपने एक्सपेंडिचर को सेट ऑफ करना है, मतलब एडजस्ट करना है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या मैं सेट ऑफ कर पाऊंगी? क्या मैं उतना कंजम्पशन कर पाऊंगी? मुझे कुछ पैसा, जो पैसा मैं आगे के लिए बचा के और इस्तेमाल करती, वो तो इसी बार में घुस गया ना पूरा पैसा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तुमने एक चीज देखी होगी, कॉन्सेप्ट में सिर्फ इंक्रीज इन प्राइजेस लिखा है, चेंजेस इन प्राइस नहीं लिखा। चेंज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज। हम प्राइस इंक्रीज से चिंतित हैं, डिक्रीज के बारे में कुछ बोला है क्या? तो ये सारे टॉपिक्स लिख लो। जब कभी हम लोग फुर्सत में फिर बैठेंगे, भगवान ने अगर ऐसा हमको मौका दिया कि हमको भी इतना बहुत टाइम मिल जाए, मुझे भी इतना टाइम मिल जाए कि इस तरह के सेशंस हम कर सकें, तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि डिक्रीज इन प्राइसेस क्या इफेक्ट होता होगा, क्या इम्पैक्ट होता होगा। इस पे सोचेंगे हम। मल्टीप्लायर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, अब क्या लेकिन डिक्रीज इन प्राइस इकोनॉमी के लिए अच्छा है? प्रोड्यूसर के लिए क्या ये मोटिवेशन है? अगर हम खुद एक प्रोड्यूसर होते, क्या हमको मोटिवेशन मिला होता कि अगर मुझे कोई कम प्राइस दे रहा है, अगर मेरे वैल्यू को कम तरीके से आंक रहा है, तो मैं क्यों ये सामान दूं? चलो ना लोगों को तड़पा के देखते, नहीं देते सामान। और जहां पे ऐसे चील गिद्ध और बैठे हैं, when we are in a situation of getting into kind of monopoly, जहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के प्रेशर्स हैं, जहां ओलिगोपोली बैठी हुई है, डुओपोली भी है कुछ मार्केट, कुछ प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे क्या ये रेंज हमें खेलने के लिए मिलती है? ये है क्वेश्चन मार्क, जिस पे अपन करेंगे डिस्कशन। पर ये चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, जिससे दिमाग को बॉगल होना चाहिए दिमाग। और अलग अलग मार्केट फॉर्म्स में, हम सिर्फ एक मार्केट फॉर्म में तो है ही नहीं। परफेक्ट तो छोड़ ही दो, परफेक्ट तो इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। उसके अलावा जो है बाकी इन पे सोच के देखेंगे, ठीक है? हाँ, चलो अब डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में देखते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट, इंक्रीज इन प्राइसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, द एक्स्ट्रा इनकम एंड डिमांड आर, देखो क्या बात, क्या लिखा है? इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द एक्स्ट्रा इनकम्स एंड डिमांड आर मोस्टली स्पेंट ऑन फूड ग्रेन्स whose output cannot be increased so easily। क्या करता है आदमी? मैक्सिमम टाइम, देखो हमारी अभी भी डेवलपिंग नेशन है, हम अभी भी देखो 3 बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी चीजें हैं वो है रोटी, कपड़ा, मकान।
हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा, एक सब्सटेंशियल पोर्शन हमारा किस में जाता है? खाने में, ऑब्वियसली। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने कल्चरल हेरिटेज के साथ अलग अलग चीज़ें बन रही, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, अलग अलग वैरायटी फॉर्म्स में बन रहा है। अभी अभी दिवाली गई, आपने देखा होगा, मतलब हर वैरायटी के मिठाइयों से भर गया था मार्केट। लिटरली जंग हो रही थी मिठाई की दुकान में। मैं मिठाई लेने गई सुबह सुबह, मुझे ऐसा लग गया कि स्टैम्पीड ना हो जाए, कहीं एक आधा कोई कुचल के मत मर जाए। एक 100 स्क्वायर फुट की दुकान में 1,500 लोग खड़े हैं, ऐसे 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 सामान ले रहे हैं। ये हुआ, सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये। मैंने सोच लिया, मैंने कहा यहाँ से ना ले रही, अब मैं मर जाऊंगी, दिवाली नहीं देख पाऊंगी, इससे अच्छा निकल लो यहाँ से। समझ रहे हो? तो फूड ग्रेन्स में हमारा मैक्सिमम पैसा जाता है। क्या वो रातों रात ऐसे आज रात को बीज बोया, ले कल चावल खा लेते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब जेस्टेशन पीरियड होता है, रातों रात प्रोडक्ट नहीं बन रहा। देयर इज इंडीड अ जेस्टेशन पीरियड विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द प्रोड्यूसर। अगर इस तरह से प्राइस फ्लक्चुएशंस होते रहे, प्रोड्यूसर अपने प्रोड्यूस को मैनेज कर, प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करेगा वो? हाउ विल ही टेक द डिसीजन कि मैं कब क्या कैसे कितनी मात्रा में उगाऊं? सोचो उस प्रोड्यूसर की तकलीफ। अब हम 1 सेकंड लगाते हैं एज ए कंज्यूमर, आज मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे को खाने का मन नहीं है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है भाई, सोच के देखो। जिस जूस को हम ऐसी कह देते हैं, आज मेरे को ना मन मेरा दिल उठ गया, मेरे को ना ऐसे जी औकला रहा है मेरा, उसको बनाया, कभी लीची उगाई, फिर प्रोसेस करी, प्रेजर्वेटिव मिला, फिर कहीं जाके वो लीची जूस बना, वो कब उसका पेड़ उगाया होगा, कब उसका बीज बोया होगा जो ताकि लीची आ सके, और हम 1 सेकंड में कह देते हैं हमको नहीं चाहिए। सोचो, अब ऐसे सोच के देखना इन एस्पेक्ट्स को, तो दिमाग में खुजली होने लगेगी उसके बाद। चलो, अब यहाँ से आसान है, खत्म हो जाएगा इसके बाद 5 मिनट में, हार्डली 5 to 10 मिनट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल। एडी को 2 सेक्टर मॉडल में कैसे लिखते थे? पहले मैं तुमको एक जादू दिखाऊं, ये देखो मैंने मिटा दिया, ये मिटा दिया, ठीक। ये 2 सेक्टर मॉडल में ऐसा ही लिखते थे, करेक्ट? ये 2 सेक्टर मॉडल है। क्या एक चीज ऐड होने के कारण, मतलब एक सेक्टर में 3, मतलब गवर्नमेंट ऐड होने के कारण 2 चीजें बाहर आएंगी। देखो ये जादू, एक है जी और एक है टी। टी मतलब हो गया टैक्सेशन के रूप में दिया गया पैसा। तो इनकम के 3 कंपोनेंट्स, एक सी, एक एस और एक टी, टैक्सेशन के रूप में जो दिया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर लिया, और टी जो पैसा हमने टैक्स के रूप में दे दिया, वो पैसा सरकार ने हमारे लिए क्या कर दिया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम पे खर्च कर दिया। अब चाहे वो सब्सिडी के नाम पे हमें कुछ फाइनेंशियल प्रिविलेजेस दे रहे हो, कुछ इनपुट्स दे रहे हो, हमें कुछ स्कीम्स के अंतर्गत पैसा मिल रहा हो, हमें कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हो, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा हो इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पोलियो ड्रॉप्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देना, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शंस लगवा देना, कोविड के इंजेक्शन जो 2-2 ड्राइव में, 3-3 ड्राइव में बूस्टर्स वगैरह लगे, ये सब कुछ क्या है? यही तो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट कहाँ से करती है? माना ये जाता है कि टैक्सेशन से करती है। मैन, क्या टैक्सेशन हर बार इसे पूरा कर देता है? अगेन दिस इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड लेटर। ये आराम से फुर्सत पे डिस्कशन करने वाला पॉइंट है। मैम, इसका ग्राफ कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा? कुछ चीजें नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ, ठीक है, जो जिससे आप भली भांति आप अवेयर हैं। पहला तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यहां तक हम पहुंच गए थे। अब ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया है, ये एक पॉइंट हम कर चुके हैं, और सी का भी एक कर्व है, अब ये पता है हमें। अब तुम्हें जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो है क्या क्या मिलके बना है, सी प्लस आई प्लस जी। तुम बोलोगे मैम यहां पे ऑटोनॉमस ये जी क्यों दिख रहा है? क्यों? गवर्नमेंट तुमसे पैसा लेकर रोड बनाएगी क्या? कुछ खर्चा तो ऑटोनॉमस बेसिस पे वो खुद कर देगी ना, विद द इंटेंशन, विद द एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरे देशवासी पूरी तरह से अच्छी तरह
टैक्स वगैरह पटाएंगे और एक अच्छे नागरिक होने का प्रूफ देंगे। पर क्या वो ऐसा बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, पहले तुम पैसा सबमिट करो, मेरे पास पहले पैसा जमा करो, फिर जब पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बनाऊंगा। अरे भैया, अगर ये सोचते ही रह गए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो फैक्ट्री से सामान गोडाउन से निकल के मार्केट में कैसे आएगा? उस चक्कर में बैठे तो सब बैठे एक जगह पे। जब कभी पैसे आएंगे तब टैक्स पटाएंगे, फिर इकट्ठा होगा, फिर गवर्नमेंट हमारा ना जब रास्ता बनाएगी तब फिर मैं हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाऊंगा। भाई ऑटोनॉमस, जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, जो कहां से जाके मिलता है? इस एक ई पॉइंट में। इस ई पॉइंट के बाद हम ये कहते हैं कि ये हमारी इनकम है, जिसमें अगेन तीन कंपोनेंट है जो यहां से राइज होके आई। एक है कंजम्पशन, एक है सेविंग और एक है टैक्सेशन। उसका रिजल्टेंट भाई कौन है? C+I+G। तुम बोलोगे मैम इनके बीच में गैप क्यों है? कहाँ तुमने ऐसी इकोनॉमी देखी? चलो मुझे बताओ जहां पे एग्जैक्ट कंजम्पशन से मैच कर रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से मैच कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन से मैच कर रहा है। क्या ऐसा देखा कहीं? अरे सरप्लस डेफिसिट का तो ये बदलता रहता है ना, आयाम या उनके फैसेट्स बदलते रहते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें ये एग्जैक्टली क्या हो गई हैं? बैलेंस हो गई हैं विद, मतलब C+S+T इज एग्जैक्टली मैचिंग C+I+G। C+S+T इज एग्जैक्टली मैचिंग C+I+G। इसके बियॉन्ड क्या होता है? तो इसके बियॉन्ड डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, जिसको गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरवीन करके करेक्ट करते रहती है। उन्हीं को हम कहते हैं मार्केट फेलियर्स। जब मार्केट फेल हो जाता है, अपने फुल फ्लेजेड तरीके में ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद मैं 4 सेक्टर मॉडल भी बता रही हूं। फिर मुझे रोटी बनाने जाना है, मेरी मम्मी को भूख लग गई है। 11:26 हो गया है। इसके बाद फिर से अगले चैप्टर में आधे घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, आज रात भर पढ़ाई करेंगे, हम रात भर रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी अगला। चलो भाई, अच्छा है, अभी तुमको मैंने बताया था C+I+G तक हम पहुंच गए थे। यहां पे हम ये इंक्लूड कर रहे थे कि भैया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी हो गया और हमारा चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम भी हमने पढ़ लिया था। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? अब हम इसमें 4 सेक्टर मॉडल जोड़ रहे हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ रहे हैं। तो हम एक फैक्टर और इंक्लूड करेंगे, वो क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, एम इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैम ये एक्स बार माइनस एम बार क्यों है? ऐसा थप्पड़ मारूंगी कैमरे के थ्रू होते हुए, भाई क्या इस बेसिस पे हो रहा है क्या कि नहीं 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 नहीं, हम बैठे हैं पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हमारे इंतजार में बैठे हैं, हम उनके इंतजार में बैठे हैं। अरे हमें कोई ज़रूरत की चीज़ लगेगी। आज ये जो क्लास हो पा रही है, ये जो रिविजन सेशन हम रात को कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जितना मैक्सिमम जो चीज़ें ये अभी हमें दिख रही है वो इम्पोर्टेड है, यहाँ की नहीं बनी हुई है। हमारे देश से कई सारी ऐसी चीज़ें जाती हैं जो वो नहीं बना पाते, जो उनके वहाँ कमी है और जो हम उनको प्रोवाइड फॉर करते हैं। तो हम ऑटोनॉमस एक लेवल क्या मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, उसके बियॉन्ड देखते हैं। तुम्हें ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सोचो और बताओ जल्दी से। मम्मी के भूख का श्राप लग जाएगा वरना बता रही हूं। बताओ ये क्या बता रहा है? C+I+G बार, C+I बार G बार प्लस X बार माइनस M बार, ये इन दोनों के गैप को बता रहा है। करेक्ट? उसकी वजह से जो इनकम में चेंज हुआ है वो बता रहा है। तुम्हें साक्षात पेन मिलेगी कल मेरी तरफ से। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। इन दोनों के डिफरेंस के कारण, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हमारी इनकम में क्या हो रही है? बढ़त हो रही है। जिस बढ़त को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जिस दिन हमें इकोनॉमिक्स में ग्राफ समझ में आने लग गए, उस दिन अपने खोपड़े को ऐसे ऐसे बोलो, वो अलग तो लाइक ठोको लाइक ठोको लाइक ठोको, ऐसा बोलो, वाह क्या बात है क्या बात है, ऐसे बोलो। क्या कर दिया हमारे भेजे ने मुंडी ने,
जिस दिन आपको ग्राफ समझ में आने लग गए। क्लियर है? क्या कह रहा है वो कि इन दोनों के बीच के फर्क से देयर इज अ शिफ्ट इन द इनकम लेवल रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायंगल। कब होगा आयुषी? जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा और इंपोर्ट्स कम। गर तो जो ये न होता तो ये कैसा दिखता? अब देखो क्या दिख रहा है। ठीक सेकंड वाले ग्राफ में देखो, लिटरेचर तुम खुद पढ़ के आना, नेक्स्ट रिवीजन सेशन में मैं तुमसे पूछ लूंगी या मुझसे डाउट पूछ लेना। इसमें क्या स्थिति दिख रही है? यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा हो गए और एक्सपोर्ट्स कम हो गए, मतलब देयर इज अ लीकेज इन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। पैसा बाहर चले जा रहा है। तो देखो क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? C प्लस आई प्लस जी, ये वाला लाइन हो गई Y की, ये वाली लाइन हो गई C प्लस आई प्लस जी की, ये लाइन हो गई C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक छोटू सा नन्ना मुन्ना ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। बताओ कौन सा वाला, कहाँ दिख रहा है बताओ? E और F के बीच में एग्जैक्टली इससे आ रहा है जो हमको Y इस और ये जो छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है ना रिप्रेजेंट करता हुआ, ये हमको बताता है कि आप कौन से सिचुएशन में लैंड कर गए हो। इन दी सिचुएशन जहां आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गए हैं। मैम, डज दिस मीन कि ये हर बार हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है? नहीं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के बाद ये नहीं बोल सकते कि इंपोर्ट्स लॉस लाते हैं। गलत। इंपोर्ट्स लॉस नहीं लाते। ठीक है, अनडाउटेडली हमारे रिजर्व्स बाहर जा रहे हैं, पर इंपोर्ट डज नॉट मीन कि वो आपके लिए लॉस की सिचुएशन है। इट्स जस्ट कि हमें थोड़ा सा हमारा रिजर्व बाहर चला जा रहा है। ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से कहीं और यूटिलाइज करें कि हम ऐसी चीजें प्रोड्यूस करें जो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर बेच सकें। तो इंपोर्ट इज नॉट अ लॉस। गलत है ये सोच। कई लोग बोलते हैं इंपोर्ट लॉस है। नहीं, इंपोर्ट लॉस नहीं है। इंपोर्ट इज जस्ट अ सिचुएशन, मतलब इंपोर्ट का ज्यादा होना इज जस्ट अ सिचुएशन कि हमें उन चीजों की ज्यादा जरूरत है। हमें बस ये देखना होता है कि हम बहुत ज्यादा महंगे में किसी सामान को तो बाहर से नहीं ले रहे। तो दिस इज नेगोशिएशन जो हम दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी ट्राई टू कीप फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज सो दैट वी गेट वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स। लाइक यू विल बी स्टडीइंग दिस इन ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी वाले चैप्टर में हम n नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कई काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती है, एड वैलोरम ड्यूटीज होती हैं। आपको आगे लास्ट चैप्टर में आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। ये इतने सारे कॉन्सेप्ट क्यों निकाले गए ड्यूटीज के? इसीलिए निकाले गए भाई। एमएफएन का कॉन्सेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे कि एमएफएन कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों एमएफएन का कॉन्सेप्ट आया, क्यों इतने सारे WTO वगैरह के एग्रीमेंट्स किए गए, देश फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए और एक ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स बनाने के लिए। समझ में आया? इतना आप लोग पढ़ के रखोगे। और देखो ये क्या लिखा है, एज इंक्रीज इन दी, हम कहाँ चले गए, एज increase in the demand for a country's exports has an expansionary effect on equilibrium income, whereas an autonomous increase in imports has a contractionary effect. Undoubtedly imports के ज़्यादा होने से contractionary effect होता है, but this does not mean that imports always have a negative impact on the growth of the economy. Countries import goods that can be more efficiently produced abroad, and trade increases the overall efficiency of the worldwide allocation of resources. तो हम एक ग्लोबल विलेज की तरह रह के सोचते हैं जहाँ पे हमें कॉमन गुड, कॉमन रिसोर्सेज के बारे में सोचना है, जहाँ हम रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सकें। समझ में आया? चैप्टर खत्म। अब थोड़ी देर डांस करो, मैं मम्मी को रोटी खिला के आ रही हूँ। ठीक है, चलो फेंका जाओ, फेंकाओ। तुम लोग भी चाय कॉफी पी के आओ। टाटा।